1915 के क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया के सामने टेलीविजन पर एक चौंकाने वाली खबर दिखाई जाती है। समुद्र की बेहद गहरी खाई सोंडा ट्रेंच में उस प्लेन का पूरा मलबा और पायलट समेत सभी 324 यात्रियों की लाशें मिलने का दावा किया जाता है। इस खबर को देखकर दुनिया के अलग अलग कोनों में 4 लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। पहला है डैनियल फैराडे, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का प्रोफेसर है। वो इस मलबे को टीवी पर देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वह अपनी रिसर्च के आधार पर जानता है कि समुद्र की उस गहराई में मलबे का इस तरह दिखना मुमकिन नहीं है, यानी वो मलबा पूरी तरह नकली है। दूसरा किरदार है माइल्स स्ट्रॉम, जो इंग्लैंड के इंग्लीवुड में एक मरे हुए लड़के के भूत से बात कर रहा है। माइल्स के पास मरे हुए लोगों की आखिरी यादों और आत्माओं से बात करने की अजीब शक्ति है। वो उस लड़के की आत्मा से बात करके कमरे में छिपा हुआ ड्रग्स का पैसा ढूंढ निकालता है, लेकिन तभी उसे इस आइलैंड पर जाने के लिए एक बहुत बड़े मिशन पर काम पर रख लिया जाता है। तीसरी है शार्लोट लुइस, जो ट्यूनीशिया के रेगिस्तान में एक पुरातात्विक खुदाई कर रही है। वहां उसे मिट्टी में धंसा हुआ एक ध्रुवीय भालू का कंकाल मिलता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस भालू के गले में एक चमड़े का पट्टा बंधा हुआ है, जिस पर रहस्यमयी धर्म इनिशिएटिव का ऑक्टागन लोगो छपा है। इससे साफ हो जाता है कि इस रहस्यमयी आइलैंड का कनेक्शन दुनिया के दूसरे हिस्सों से भी है। चौथा किरदार है फ्रैंक लापिस, जो बहामास में शराब पीते हुए टीवी पर दिखाई जा रही प्लेन के पायलट की लाश को गौर से देखता है। फ्रैंक असल में ओशियनिक 815 का असली पायलट होने वाला था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसकी जगह सेठ नॉरिस को भेज दिया गया था। फ्रैंक टीवी पर लाश के हाथ में बंधी अंगूठी को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि यह लाश सेठ नॉरिस की नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि पूरी दुनिया को धोखा दिया जा रहा है और असली प्लेन कहीं और है। ये चारों लोग चार्ल्स विडमोर नाम के एक बेहद अमीर और ताकतवर इंसान के जरिए भेजे गए एक बड़े मालवाहक जहाज, जिसका नाम कहाना है, उससे एक हेलीकॉप्टर में बैठकर इस रहस्यमयी आइलैंड की तरफ रवाना होते हैं। आइलैंड के आसमान में पहुंचते ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसके कारण इन चारों को पैराशूट की मदद से आइलैंड पर कूदना पड़ता है। आइलैंड पर इस वक्त भयंकर फूट पड़ी हुई है और क्रैश से बचे हुए लोग 2 अलग अलग गुटों में बंट चुके हैं। एक गुट जैक शेपर्ड का है, जो यह मान रहा है कि जहाज से आए लोग उन्हें बचाने आए हैं। दूसरा गुट जॉन लॉक का है, जो चार्ली की आखिरी चेतावनी नॉट पेनीज बोट, यानी यह नाव पेनी की नहीं है, को सच मानकर इन नए लोगों से दूर भाग रहा है। जंगल में आगे बढ़ते हुए जैक और केट को सबसे पहले डैनियल फैराडे मिलता है, जो एक पेड़ से अपना पैराशूट छुड़ा रहा है। डैनियल काफी घबराया हुआ है, उसका व्यवहार अजीब है और वह अपनी बातें भूल रहा है। वो जैक को बताता है कि उसकी टीम के पास आइलैंड पर आने का कोई तय रास्ता नहीं था। तभी डैनियल की जेब में रखा सैटेलाइट फोन बजता है। जैक फोन झपटकर उठाता है, तो दूसरी तरफ से जहाज का एक कर्मचारी जॉर्ज मिन्काव्स्की बात कर रहा होता है। जॉर्ज पूछता है कि क्या हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और क्या कोई जिंदा बचा है। जैक स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए झूठ बोल देता है कि हेलीकॉप्टर के पायलट फ्रैंक ने सूझबूझ से काम लिया और सब ठीक है। डैनियल को साथ लेकर जैक, केट, जूलियट और सईद आगे बढ़ते हैं, ताकि वे बाकी बचे लोगों को ढूंढ सकें। रास्ते में डैनियल चुपके से केट को बताता है कि वह जो बंदूक लाया है वह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए नहीं है, जिससे केट के मन में शक पैदा हो जाता है। कुछ दूर जाने पर उन्हें माइल्स स्ट्रॉम मिलता है। माइल्स जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, लेकिन जैसे ही जैक उसे उठाता है, माइल्स अपनी साथी नाओमी की लाश के बारे में पूछने लगता है। नाओमी वही लड़की है जिसे पिछले सीजन के अंत में लॉक ने पीठ में चाकू मारा था। माइल्स को जैसे ही पता चलता है कि नाओमी मर चुकी है, वो तुरंत जैक पर बंदूक तान देता है। उसका मानना है कि जैक के लोगों ने ही नाओमी को धोखा देकर मारा है। माइल्स जैक को मजबूर करता है कि वह उसे नाओमी की लाश के पास ले जाए। जंगल के एक हिस्से में नाओमी की लाश के पास पहुंचते ही घात लगाकर बैठे जूलियट और सईद अचानक झाड़ियों से निकलते हैं और माइल्स को दबोचकर उसकी बंदूक छीन लेते हैं। माइल्स सच जानने की जिद पर अड़ा रहता है। वो नाओमी की लाश के बिल्कुल करीब जाता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा से फुसफुसाकर बात करता है। नाओमी का भूत उसे आखिरी सच बताता है कि उसे जैक ने नहीं, बल्कि जॉन लॉक ने चाकू मारा था और जैक के लोग सिर्फ बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही माइल्स का शक दूर हो जाता है और वह जैक के साथ सहयोग करने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन लॉक अपने ग्रुप के साथ जंगल में आगे बढ़ रहा है। उसके साथ हली, सॉयर, क्लेयर, उसका बच्चा और बंदी बनाया गया बेन लिनस भी है। लॉक का मकसद अपने ग्रुप को धर्म इनिशिएटिव के पुराने बैरक्स, पक्के मकानों में ले जाकर सुरक्षित करना है। रास्ते में उन्हें शार्लोट लुइस मिलती है, जो पैराशूट से एक पेड़ पर लटकी हुई है। लॉक का ग्रुप उसे नीचे उतारता है, लेकिन लॉक और सॉयर उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं और उसे बंधक बना लेते हैं। बेन, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, लगातार लॉक और सॉयर के कान भरने की कोशिश करता है। वो कहता है कि बाहर से आए ये लोग बेहद क्रूर हैं,
इनके पास बहुत आधुनिक हथियार हैं और ये आइलैंड पर मौजूद हर एक इंसान को जान से मार देंगे। लेकिन सॉयर और लॉक उसकी बातों को बकवास समझकर अनसुना कर देते हैं। तभी एक मौका देखकर, जब सबका ध्यान भटका हुआ होता है, बेन चुपके से सॉयर की जेब से उसकी बंदूक निकाल लेता है। वो बिना एक पल गनवाए बंदूक का रुख शार्लोट की तरफ करता है और उसके सीने पर लगातार 2 गोलियां दाग देता है। शार्लोट जमीन पर गिर जाती है। हर कोई सन्न रह जाता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि शार्लोट ने अपने कपड़ों के अंदर एक आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, जिससे गोलियों का झटका तो उसे लगा, लेकिन उसकी जान बच गई। इस जानलेवा हरकत के बाद लॉक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बेन को घसीटकर एक पेड़ के पास ले जाता है, उसके सिर पर बंदूक सटा देता है और ट्रिगर दबाने ही वाला होता है। अपनी मौत को सामने देखकर बेन गिड़गिड़ाने के बजाय एक बहुत बड़ा पत्ता खेलता है, जो लॉक को रुकने पर मजबूर कर देता है। बेन लॉक को बताता है कि वो कोई लाचार या कमजोर कैदी नहीं है, बल्कि उसके पास हर एक चीज की खबर है। बेन खुलासा करता है कि उस मालवाहक जहाज कहाना पर उसका एक बेहद वफादार जासूस पहले से मौजूद है। उसी जासूस ने बेन को आइलैंड पर आने वाले इन 4 नए लोगों की पूरी जानकारी, उनके नाम, उनकी पुरानी जिंदगी का सच और उनकी तस्वीरें एक सीक्रेट फाइल में भेजी थी। बेन लॉक को यकीन दिलाने के लिए वो सारी गुप्त फाइलें और डैनियल, माइल्स, शार्लोट की तस्वीरें उसके सामने रख देता है। ये देखकर लॉक दंग रह जाता है, क्योंकि बेन को हर उस बात का पता है जो बाहरी दुनिया में चल रही है। लॉक बेन को जिंदा छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन वह बेन से उस जासूस का नाम पूछता है, जिसे बेन बताने से साफ इनकार कर देता है। उधर जंगल के दूसरे छोर पर जैक का ग्रुप आगे बढ़ते हुए एक खुली जगह पर पहुंचता है, जहां उन्हें हेलीकॉप्टर का पायलट फ्रैंक लापिस मिलता है। फ्रैंक ने अपनी सूझबूझ से हेलीकॉप्टर को बिना किसी बड़े नुकसान के एक मैदान में सुरक्षित लैंड करा दिया था, बस उसका थोड़ा सा ईंधन बच गया था। फ्रैंक वहां नील गाय जैसी किसी चीज को देखने की बात करता है और खुश होता है कि सब ठीक है। वहां पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, जैक, केट, सईद, जूलियट, डैनियल, माइल्स और फ्रैंक। माहौल थोड़ा शांत होते ही जैक सीधे माइल्स के सामने खड़ा हो जाता है और उस पर दबाव बनाता है कि वह अब और झूठ न बोले। जैक कहता है कि अगर वे लोग उन्हें बचाने आए हैं, तो उनका तरीका इतना हिंसक क्यों है। माइल्स चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वो आखिरकार जैक के सामने वो सच उगलता है जिसके लिए वे इतनी दूर से आए हैं। माइल्स सीधे शब्दों में कहता है कि हम यहाँ तुम लोगों को बचाने, तुम्हारी मदद करने या इस आइलैंड से किसी को बाहर निकालने के लिए बिल्कुल नहीं आए हैं। जब जैक पूरी तरह हैरान और परेशान होकर पूछता है कि अगर तुम हमें बचाने नहीं आए, तो तुम्हारा असली मकसद क्या है, तो माइल्स बेन की फाइलों और तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहता है कि हमारा एकमात्र और सबसे बड़ा मकसद बेंजामिन लिनस को ढूंढना और उसे किसी भी हाल में जिंदा पकड़कर जहाज पर ले जाना है। इस पूरे घटनाक्रम से यह पूरी तरह साफ हो जाता है कि बाहर की दुनिया में ओशियनिक फ्लाइट 815 के क्रैश होने की जो कहानी दिखाई गई है, वह सिर्फ एक बहुत बड़ा पर्दा है। किसी बेहद ताकतवर इंसान ने जानबूझकर एक नकली प्लेन और नकली लाशें समुद्र में डाल दी हैं ताकि दुनिया यह मान ले कि सभी यात्री मर चुके हैं और कोई भी असली आइलैंड की खोज में न निकले। और यह नई टीम जो आइलैंड पर उतरी है, वह कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, बल्कि एक भाड़े के सैनिकों और वैज्ञानिकों का ग्रुप है जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ बेन लिनस है।